हे एवरीवन, आज हम करने वाले हैं 7 अगस्त 2024 के द हिंदू प्लस इंडियन एक्सप्रेस दोनों ही न्यूज़पेपर का एनालिसिस। दोनों ही न्यूज़पेपर से हम उन्हीं आर्टिकल को पढ़ने वाले हैं जिनको हमारे लिए यूपीएससी में इम्पोर्टेंट माना जाएगा। वो कैसे पता चलेगा? वो हमें पता चलता है यूपीएससी के खुद के सवालों से जो उन्होंने पास्ट ईयर में पूछे हैं, प्लस जो यूपीएससी का ऑफिशियल सिलेबस हमें मिलता है उसी को हम क्या करेंगे यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। इसी वजह से मैं आप लोगों को 2 कंपार्टमेंट में यहाँ पर पूरे के पूरे न्यूज़पेपर को एनालाइज करके बताऊंगी। पहला होगा प्रीलिम्स स्पेसिफिक, यानी कि सारी की सारी न्यूज़ जो प्रीलिम्स में पूछी जा सकती है, उनमें से सवाल बन सकते हैं, उनको मैं अलग से आपको समझाऊंगी। और दूसरा होगा मेंस का कंपार्टमेंट, जिसमें मैं आपको मेंस से रिलेटेड सारी खबरों को पढ़ाने वाली हूँ। खैर, लेट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं पहली खबर के साथ में। देखिए, सबसे पहली और काफ़ी इंपॉर्टेंट जो न्यूज़ है, ये प्रीलिम्स में ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, लेकिन मेंस के लिए भी जब सोशल जस्टिस या स्कीम्स वगैरह की हम बात पढ़ते हैं तो मेंस में भी थोड़ा बहुत इसको हम जीएस पेपर 3 में हेल्थ के कंपोनेंट के अंदर देख सकते हैं, राइट। फिलहाल देखते हैं न्यूज़ क्या कह रही है। न्यूज़ कह रही है कि एशिया का पहला ब्रेस्ट मिल्क बैंक बनाया जा चुका है इंडिया के अंदर। अब ये क्या है, इसके बारे में सोचेंगे तो पाएंगे कि इंडिया के अंदर में एक्चुअली में माँ का दूध जो होता है उसके लिए एक बैंक बना दिया गया है। तो क्या बैंक से माँ का दूध लिया जा सकता है? हाँ, बिल्कुल लिया जा सकता है। ब्रेस्ट मिल्क वहाँ से मिलेगा। ये जो ब्रेस्ट मिल्क है ये हमें देखने को मिलता है कि ये सियोन हॉस्पिटल में फ़िलहाल है। सियोन हॉस्पिटल कहाँ पर है? सियोन हॉस्पिटल को हम मुंबई में देख पाते हैं, जो कि एशिया का फर्स्ट ब्रेस्ट मिल्क बैंक बना है, जिसमें डोनेशंस को रिसीव किया जाता है। यानी कि कोई भी मदर जो फिलहाल लैक्टेटिंग स्टेट के अंदर है वो क्या कर रही है, अपने बच्चों को दूध पिला सकती है, या ब्रेस्ट मिल्क उनको आता है तो वो क्या कर सकती है, इस हॉस्पिटल में जाकर अपने दूध को, अपने मिल्क को दान कर सकती हैं। और ऐसे करने से क्या फ़ायदा होगा, ये आप लोगों के मन में ज़रूर आ रहा होगा। देखिए, इससे फ़ायदा ये होता है कि बहुत सारी मदर्स और बहुत सारे बच्चे ऐसे पैदा होते हैं जिनके अंदर इम्यूनिटी की कमी होती है, और उनको बचाने के लिए यहाँ पर एक हेल्दी मदर का जो ब्रेस्ट मिल्क होता है वो चाहिए होता है। क्योंकि ब्रेस्ट मिल्क इसीलिए ज़रूरी नहीं होता है कि दैट इज़ ओनली द मिल्क, मिल्क कहीं पे भी मिल जाएगा, लेकिन ब्रेस्ट मिल्क जब आता है तो उसके अंदर बहुत सारी इम्यूनिटीज़ भी आती हैं। वो येलोइश कलर का दूध होता है, और उसके पीछे का कारण यही होता है कि बच्चे को सिर्फ और सिर्फ ब्रेस्ट मिल्क पिलाया जाना चाहिए एटलीस्ट फॉर द 3 वीक्स, ताकि उसकी बॉडी में इम्यूनिटीज़ जा सके, ट्रांसफ़र हो सके। इसी वजह से हमेशा क्या किया जाता है कि ये सलाह दी जाती है कि बच्चे को जितना हो सके उतना ज़्यादा ब्रेस्ट मिल्क मिलना चाहिए। एनीवे, अगर हम देखें तो यहाँ पर 40,000 से ज़्यादा जो मदर्स हैं, और उनको हो सकता है कि तब तक उनके ब्रेस्ट से मिल्क ना आए, तो इसी वजह से जो ये डोनेटिंग मदर्स है, जो डोनेट कर रही हैं, वो उनको हेल्प कर पा रही हैं। बहुत सारे बच्चों को इससे मदद मिली है जो अच्छे से अब आगे अपना जीवन जी पाएंगे। इसके अलावा भी कुछ स्कीम्स है जो गवर्नमेंट के द्वारा चलाई गई हैं। ये तो हमें दिखाई दे रहा है कि एक ब्रेस्ट मिल्क जो बैंक है वो बनाया गया है हॉस्पिटल के अंदर, वहाँ से ये काम चल रहा है। बच्चों को डोनेशन, मदर्स इसमें डोनेट कर रही है, बच्चों को दूध दिया जाता है। जिनकी मदर अभी लैक्टेट नहीं कर पाती है या कुछ अदर उनको प्रॉब्लम्स होती हैं, कुछ भी हो सकता है, राइट। अब हम आगे चलते हैं कि गवर्नमेंट ने क्या क्या किया है इस पूरे के पूरे पर्सपेक्टिव के ऊपर। तो गवर्नमेंट ने यहाँ पर अलग अलग स्कीम बनाई है, जो कि है, जैसे इसमें तो नहीं है आर्टिकल में, लेकिन मैंने आप लोगों के लिए उसको अलग से जो है वो समझाने के लिए यहाँ पर इकट्ठा किया। पहली स्कीम हम देखेंगे। पहली स्कीम जो है वो होती है गवर्नमेंट की तरफ से वत्स्यालय की। वत्स्यालय क्या है? बच्चे के लिए। कई बार आपने देखा होगा कि कैसे संस्कृत में वत्स, यानी कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनको वत्स बोला जाता था, या जो बेसिकली स्टूडेंट होते हैं, तो वही ये वत्स्यालय यहाँ पर है, जिसको बोला जाता है मातृ अमृत कोष। तो ये भी एक तरीके से बैंक की तरह ही काम करता है, जस्ट ये हॉस्पिटल में ना हो करके क्या है, नेशनल ह्यूमन मिल्क बैंक की तरह इसको देखा जाता है, जो कि लैक्टेटिंग काउंसलिंग और यहाँ पर जो सेंटर होते हैं उसमें कलेक्ट किया जाता है। माँ के दूध को कलेक्ट भी किया जाता है, उसको पेस्चराइज किया जाता है। देखिए, मदर का जो मिल्क होता है ना, उसको आप ऐसे ही रख नहीं सकते हो बॉडी से बाहर आने के बाद, उसको -20 डिग्री पे यहाँ पर रखना पड़ता है, ताकि उसके अंदर जो भी इम्यूनिटी या जो भी हॉर्मोन्स उसके अंदर आए हैं वो सेफ रह सके, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ताकि बच्चे को ऐसा ना हो कि दूध पिलाने का कोई फ़ायदा भी ना रहे, राइट। तो हम देखते हैं कि -20 डिग्री पे
इसको रखा जाता है कलेक्ट करके, इस पर खर्च भी आता होगा, इसको पेस्चराइज भी किया जाता है, यानी कि इसमें अलग अलग विटामिन भी ऐड की जाती है, हो सकता है विटामिन ए ऐड की जाए, हो सकता है विटामिन डी को इसमें ऐड किया जाए, ये सब काम किया जाता है। ये जो वत्स्यालय है हम देख पाते हैं कि ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर में पूरा का पूरा इनिशिएटिव है जो कि चलाया जा रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। इसके अलावा एक और प्रोग्राम है जो कि इंडिया में ही चल रहा है और वो चलता है माँ के नाम से। अब ये माँ के नाम से क्या है, इसका देखिए, इसकी ये एक अक्रोनियम है, यानी कि एक एक शब्द से इसका मीनिंग अलग अलग निकलता है। एम से यहाँ पर निकलता है मदर्स, ए से बनता है एब्सोल्यूट, अदर ए जो है उससे बनता है अफेक्शन, यानी कि माँ का जो बिल्कुल एब्सोल्यूट पूरी की पूरी अफेक्शन होता है, प्यार होता है अपने बच्चे के लिए, वो प्रोग्राम इसमें चलाया गया। अब इसमें होता क्या है, देखिए एक नेशन वाइड ये प्रोग्राम है जो कि अगेन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर जो होती है उन्हीं के द्वारा किया जा रहा है और इसमें ब्रेस्ट फीडिंग को प्रमोट किया जाता है। सभी जो न्यूबॉर्न बेबीज़ की मदर्स होती हैं उनको जागरूक किया जाता है, अवेयर किया जाता है और उनको बार बार बताया जाता है कि जितना हो सके उतना ज़्यादा ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो बच्चे के लिए आवश्यक है और वो करवाते रहना चाहिए। ये एक अवेयरनेस कैंपेन ही है, अलग अलग जगह में इसके थ्रू में पूरी अवेयरनेस कैंपेन करवाई जाती है। आई होप आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखिए ये हमारा आर्टिकल इम्पोर्टेंट हो जाता है। अभी फ़िलहाल कल ही मैंने आप लोगों को ओवरऑल सारा का सारा बांग्लादेश का जो पूरी हिस्ट्री है वो सब समझाया था कि बांग्लादेश में हो क्या रहा है, प्रोटेस्ट चल रही है, शेख हसीना जो कि अब वहाँ की पूर्व प्रधानमंत्री थी वो इंडिया में आ चुकी थी, ये सब हमने बातें की थी। आज हम बात करने वाले हैं थोड़ा सा अलग हट के, यानी कि अब हमने इंडिया के पर्सपेक्टिव से तो उसको देख ही लिया था कल, जबकि न्यूज़पेपर में नहीं आया था, फिर भी मैंने आप लोगों को सब कुछ समझा दिया था। लेकिन आज हम थोड़ा सा अलग देखेंगे, आज हम जर्नी देखेंगे हसीना शेख की, आज हम उनके परिवार को देखेंगे, आज हम बांग्लादेश को समझेंगे और अब उस बांग्लादेश में क्या हो रहा है उस तरीके से भी उसको समझेंगे। खैर इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू दोनों ने ही भरपूर मात्रा में इसके ऊपर बहुत सारे आर्टिकल दिए हैं। हम हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है वो आगे लेकर बढ़ेंगे, सामने चलेंगे। इंडिया की क्या साइड है इसमें, इंडिया को क्या करना चाहिए, इंडिया आगे क्या कर सकता है, ये सब देखते हुए हमें आगे चलना और इसके बाद में हमारे जो प्रीलिम्स के लिए आर्टिकल होंगे उनको भी हम आगे पढ़ेंगे। फिलहाल देख लेते हैं कि ठीक है ये आर्टिकल हमारे लिए जीएस पेपर 2 यानी कि इंटरनेशनल रिलेशंस के नज़रिए से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसी हिसाब से अब हम इसको अलग अलग पहलुओं में बांट कर पढ़ने वाले हैं। पहला देखिए पूरा का पूरा मैंने पेज ही यहाँ पर लगाया है, इसमें बहुत सारे आर्टिकल हैं, जैसे कि इंडिया ने कैसे मदद की बांग्लादेश को आज़ाद होने में। दूसरा आर्टिकल बात कर रहा है कि 1975 से 2024 तक क्या क्या आर्मी का रोल रहा है बांग्लादेश की पॉलिटिक्स में, क्योंकि अब हसीना जी जो यहाँ पर आ चुकी है इंडिया में, उनके बाद में उनकी कंट्री को उनकी आर्मी ही संभाल रही है। क्या वो प्रधानमंत्री है? नहीं। क्या वहाँ पर कोई पॉलिटिकल सिस्टम है? नहीं, वहाँ पर कोई पॉलिटिकल सिस्टम भी नहीं है। पॉलिटिकल सिस्टम नहीं है तो अब उनको कौन संभाल रहा है? अब जो पूरा का पूरा नेतृत्व है वो देखा जा रहा है बांग्लादेश की आर्मी के द्वारा। तो ये कह रहे हैं कि क्या आर्मी अभी आई है या फिर 1975 से लेकर 2024 तक आर्मी का क्या रोल रहा है, यानी एक तरीके से हम एक झांकी के तरीके से देखने वाले हैं बांग्लादेश की पूरी जो पॉलिटिकल सिस्टम रहा है 1975 से 2024 तक का। ठीक है, इसको समझेंगे। इसके अलावा इसमें देखा गया है कि ये इंडिया में जब हसीना आ चुकी हैं उसकी वजह से जो इंडिया का एज अवर कंट्री हमारा जो यहाँ पर ट्रेड होता था, इंफ्रास्ट्रक्चर होता था, ये जो लिंक थे ढाका और दिल्ली के, उस पर कितना ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा ये भी हम इसमें समझेंगे। एक एक करके शुरुआत करते हैं। इंडिया ने कैसे हेल्प करवाई वो तो हम जानते ही हैं, फिर भी थोड़ा सा बैकग्राउंड में आप लोगों को देती हूँ कि देखिए अंग्रेज जब आए थे ना तो वो क्या कर रहे थे, जब हमने उनसे इंडिपेंडेंस मांगी तो उन्होंने साफ साफ बोल दिया कि आप यहाँ पर क्या करें, अपने जो 2 कंट्री हैं उसको डिवाइड कर लीजिए, एक कंट्री में से 2 कंट्री निकाल दीजिए। अब ये क्यों हुआ? क्योंकि हमारे ही जो नेतृत्व कर रहे थे कुछ लीडर्स, उन्होंने ऐसी डिमांड करी, जिसमें से मुस्लिम लीग एक थी, एक तरफ कांग्रेस थी। कांग्रेस हालांकि ऐसा नहीं चाहती थी, लेकिन मुस्लिम लीग का पूरे के पूरे डिमांड ही इस बेस पे बनी हुई थी। फिलहाल हम देखते हैं कि यहाँ पर इंडिया जो है उसका डिवीज़न हो जाता है, 2 भाग बन जाते हैं। 2 भाग जब बनते हैं तो एक जो एरिया था इंडिया के इधर का उसको वेस्ट पाकिस्तान बोल दिया जाता है, और जो यहाँ पर बंगाल का विभाजन किया गया था, जो कि बहुत पहले कर दिया गया था, बंगाल को 2 टुकड़ों में डिवाइड कर दिया गया था। अब वही बंगाल का एक वो हिस्सा जिसके अंदर मुस्लिम पॉपुलरिटी जो थी वो ज़्यादा थी, उसको दे दिया जाता है ईस्ट पाकिस्तान का नाम, यानी कि बीच में हो गया है इंडिया और इधर है वेस्ट पाकिस्तान, इधर है
ईस्ट पाकिस्तान, ये सिनेरियो बन गया था। ये सिनेरियो कब बना था? ये बना था यहाँ पर 1947 में। सब कुछ ठीक चल रहा था, लंबे समय तक कोई दिक्कत नहीं आ रही थी। हालांकि इंडिया के और पाकिस्तान की 1-2 युद्ध हो चुके थे बीच में, लेकिन ठीक है, ईस्ट पाकिस्तान अपने हिसाब से था, वेस्ट पाकिस्तान अपने हिसाब से था। दोनों ही देशों में हम देखते हैं कि यहाँ पर ये पाकिस्तान जो था, इनकी गवर्नमेंट जो होती थी, ये ईस्ट पाकिस्तान है, ये वेस्ट पाकिस्तान है, तो दोनों ही देशों में क्या होता था, एक ही गवर्नमेंट बनती थी, जो भी जीतती थी वही गवर्नमेंट जो थी वो बनाई जाती थी, उसी की पूरी पावर चलती थी, पॉलिटिकल पार्टी इस तरीके से काम कर रही थी। लेकिन सडनली 1971 में होता है फिर से एक इलेक्शन, और उस इलेक्शन में अब तक क्या हो रहा था कि वेस्ट पाकिस्तान, जहाँ पर मोहम्मद जिन्ना गए थे और वो उनके पहले प्रधानमंत्री बने थे, हर बार गवर्नमेंट वहीं से बन रही थी। और वहाँ की जो पॉपुलेशन थी वो ज़्यादातर उर्दू बोलती थी, उर्दू स्पीकिंग पॉपुलेशन थी। तो वहाँ की जो पॉपुलेशन थी और वहाँ की जो गवर्नमेंट थी वो ईस्ट पाकिस्तान के ऊपर भी गवर्न करती थी, और वहीं के उन्हीं के जो भी रूल्स थे, रेगुलेशन थे, कानून थे, वो सब ईस्ट पाकिस्तान पे लगता था। किसी को कोई समस्या नहीं है, ठीक है, देश का स्ट्रक्चर ऐसा बना है, ऐसे ही चलेगा। सडनली 1971 में हम देखते हैं कि कैसे ईस्ट पाकिस्तान के अंदर यहाँ पर इलेक्शन में गवर्नमेंट जीत जाती है। अब ये जो इलेक्शन में गवर्नमेंट जीतती है, ये जीती जाती है, यहाँ पर हम देखेंगे मुजिबर रहमान अवामी लीग के द्वारा। मुजिबर रहमान यहाँ पर क्या थे? एक लीडर थे, और वो शेख हसीना के फादर भी रह चुके हैं। जब ये 1971 में जीतते हैं, सडनली वेस्ट पाकिस्तान की जो आर्मी थी उनको ये बात पसंद में नहीं आती है। उनके अलग रीजन है, हम उतनी गहराई में जाना ही नहीं है हमें, क्योंकि उस हिसाब से हमें पढ़ना नहीं है ना। हमारा पीसीआर ऑप्शनल है यहाँ पर, PSIR, कि हमें इंटरनेशनल रिलेशंस को, उनके हर कंट्री की पूरी हिस्ट्री पॉलिटी समझना पड़े। लेकिन जस्ट आप ये बात समझिए कि पाकिस्तान को उस समय पे ये बात पसंद नहीं आई, पाकिस्तान की वेस्ट मिलिट्री को, क्योंकि लगातार वो रूल में थे, नहीं आई। उन्होंने इन इलेक्शन को अवैध घोषित कर दिया। अब जब ये इतनी बड़ी बात उठ गई तो लोगों के सेंटिमेंट्स को बहुत ही बुरा लगा कि एक तो आप इतनी दूर से हो, कोई बात नहीं, दूसरा हम जो लोग हैं ईस्ट पाकिस्तान में, हम तो उर्दू बोलते ही नहीं है, 1-2% बोलते हैं, हम तो बंगाली हैं, हमें तो बंगाली भाषा में ही कन्वर्सेशन करना पसंद है। लेकिन यहाँ पर स्कूलों में भी उर्दू को इम्पोज किया जा रहा है। हम देखते हैं कि यहाँ पर कहीं ना कहीं प्रोटेस्ट होने लगे इस वजह से। छोटे छोटे कारण शायद पहले 1-2 बार लगते होंगे, लेकिन जब इतना बड़ा मामला सामने आया और जब मुजिबर रहमान ने इसके ऊपर प्रोटेस्ट करने शुरू किए कि नहीं, ये तो बहुत गलत हो रहा है, तो काफ़ी जो भाग था जनसंख्या का ईस्ट पाकिस्तान में, उन्होंने उनका साथ दिया। कुछ तबके अभी भी ऐसे थे जो उनका साथ नहीं दे रहे थे, दैट इज़ वेरी नॉर्मल। आप 1857 की क्रांति को याद कर लीजिए, हमारे यहाँ पर जो हुआ था, तो हम देखते हैं उसमें भी कुछ परसेंटेज ऑफ पीपल वर लाइक दैट जो उसमें भाग नहीं ले रहे थे। हर जगह पे ऐसा नहीं होता है कि 100 में से 100 आदमी क्या करते हैं, किसी भी चीज़ में भाग लेने के, पार्टिसिपेट करने के लिए आते हैं। तो ये बहुत ही नॉर्मल घटना थी। अब क्या होता है कि इसका फ़ायदा थोड़ा सा इंडिया को भी लगा कि ये तो ठीक हो रहा है, वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान के बीच में लड़ाई हो रही है। उस समय पे इंडिया में इंदिरा गांधी एज अ प्राइम मिनिस्टर थी। इंदिरा गांधी ने सोचा कि हम ईस्ट पाकिस्तान का पूरा सहयोग करेंगे। रीज़न, क्योंकि उनको इनकी आइडियोलॉजी समझ में आई कि ठीक है, उनके साथ में गलत किया जा रहा है तो हम उनका सहयोग करेंगे। इंदिरा गांधी ने क्या किया कि मुक्ति बहिनी नाम से यहाँ पर एक टीम बनाई। अब इनका क्या काम था, इसमें से कुछ इंडियन सोल्जर्स भी थे जो कि बांग्लादेश के अंदर जाकर, जो कि उस समय पे ईस्ट पाकिस्तान था, उसमें जाकर वहाँ के लोगों को गुरिल्ला वारफेयर करने की यहाँ पर क्या सिखा रहे थे, ट्रेनिंग दे रहे थे। अब गुरिल्ला वारफेयर क्या होता है कि आप छुप के पीछे से कहीं बार पहाड़ों वगैरह में छुप जाते हो और वहाँ से आप हमला करते हो सामने आने वाली फोर्स के ऊपर। अब क्योंकि इनके पास में मिलिट्री इतनी ज़्यादा थी नहीं, मिलिट्री की मोस्ट ऑफ द पावर वर कंट्रोल्ड बाय वेस्ट पाकिस्तान, तो इसी वजह से जो बांग्लादेश का रीजन था, इनको खुद से लड़ाई करनी पड़ी। लगभग यहाँ पर 7 से 8 महीने का समय लगा, लेकिन 21 दिसंबर 1972 को हम देखते हैं कि यहाँ पर बांग्लादेश अपने हिसाब से मुक्त हो जाता है। इसमें बहुत सारी और भी फोर्सेस आई, अमेरिका आ जाती है पाकिस्तान का पूरा साथ देने के लिए। फिर इंडिया के ऊपर हमला करने की बातें आती हैं कि इंडिया बहुत ज़्यादा इसमें रोल प्ले कर रहा है। हमारे साथ में रशिया आ जाता है। रशिया ने जो इधर का हम एरिया देखते हैं, अरेबियन सी वाला एरिया, उसमें अपने शिप को खड़ा कर दिया। तो कहीं ना कहीं इंटरनेशनल भी यहाँ पर थोड़ी बहुत हम देखते हैं कि मिलावट हुई। लेकिन जो भी हुआ,
एट द एंड बांग्लादेश बन जाता है 1872 के अंदर। अब बांग्लादेश 1872 में बन गया। अब आप लोग समझ ही गए होंगे कि यहाँ के प्राइम मिनिस्टर जो थे वो कौन बनने वाले हैं, ऑब्वियसली। तो हम देखते हैं मुजब्बिर रहमान जो थे वो यहाँ पर बनते हैं पहले प्राइम मिनिस्टर। लेकिन अब ये आर्टिकल इतना आप यहाँ पर समझ जाइए, ठीक है। इतना लिबरेट हो चुका है, इंडिया ने पूरा पूरा साथ दिया, बांग्लादेश बन चुका है। अब कहानी क्या है? अब कहानी ये हो जाती है कि अगेन 3 ही साल हुए थे, नया नया बांग्लादेश बना था, और सडनली यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर थे मुजब्बिर रहमान, उनको मार दिया जाता है। और सिर्फ उनको नहीं, उनके पूरे परिवार को, एक्सेप्ट शेख हसीना और इनकी बहन रेहाना जो कि बहुत छोटी थी उस समय पे, बच्ची थी, इनको छोड़कर इनके पूरे परिवार को मार दिया जाता है। किसके द्वारा? आर्मी के कहीं ना कहीं असैसिनेशन। वैसे आर्मी पे हम डायरेक्टली भी ऐसा नहीं बोल सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनका हाथ इसमें ज़रूर बताया जा रहा था। नए प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, इसी वजह से जो 1975 से 2024 का रोल है, ये कह रहे हैं 1972 से नहीं बोल रहे हैं, 75 से बोल रहे हैं, क्योंकि 75 तक जो मुजीबर रहमान थे वो आराम से यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर एज अ वर्क कर रहे थे। 1975 के बाद में हम देखते हैं कि लिबरेशन ऑलरेडी हो चुका था। अब 1975 में सबसे पहली बार, क्योंकि ये सब खत्म हो चुका है, तो मिलिट्री कूप होगा। बांग्लादेश में आज तक 3 बार मिलिट्री कूप हुए। मिलिट्री कूप यानी कि तख्ता पलट हो जाना, ऐसा पाकिस्तान में भी देखने को हमें मिला है। लेकिन मिलिट्री का पूरा पावर में आ जाना, तख्ता पलट करना, तो वो 3 बार हुआ। तीनों के तीनों को हमें अब आराम से समझना है। पहले हम इसको इरेज करते हैं और एक एक करके आराम से समझते हैं। देखिए, पहला जो मिलिट्री कूप होता है ना, वो होता है 1975 में। और बड़े अजीब बात है कि ये हुआ भी था 15 अगस्त को। हम लोग उस दिन इंडिपेंडेंस मना रहे थे और यहाँ पर तख्ता पलट हो गया था। 1975 में देखते हैं कि कुछ यंग सोल्जर्स जो हैं वही सामने आते हैं, और वो आकर बंग बहारू जो थे, बंग बंधु, जो कि ऑब्वियसली अभी इनकी बात ही कर रहे हैं हम, उनको और उनकी पूरी की पूरी फैमिली को मार दिया जाता है, एक्सेप्ट शेख हसीना के साथ को छोड़ के और शेख रेहाना को छोड़ के। अब हम देखते हैं पहला मिलिट्री था। इसके बाद में यहाँ पर बांग्लादेश जो है उसको लेड किया जाता है मज सैयद फारूक रहमान के द्वारा। लेकिन जब इनसे भी मिलिट्री को अच्छा नहीं लगता है तो इनको भी हम देखते हैं सेकंड मिलिट्री कूप के अंदर में मार दिया जाता है। इनको भी मारा जाता है नवंबर 3। ये बिल्कुल उसी समय की बात चल रही है, 1975 की ये बात चल रही है। पहले 1975 में 15 अगस्त था, यहाँ पर इनको नवंबर 3 के ऊपर पहले जेल में डाला जाता है, फिर उसके बाद में वहीं पर इनकी डेथ भी हो जाती है। तो सीधा सीधा बोल सकते हैं कि इनको मार दिया गया होगा। सपोर्ट, जो भी मुजीब के सपोर्टर थे, जिनको भी लग रहा था कि उनके परिवार के साथ में बहुत गलत हुआ है, उन्होंने आकर ऐसा किया। तीसरा कूप फिर हमें देखने को मिलता है मिलिट्री के द्वारा, जो कि होता है नवंबर 7 को। अब नवंबर 7 में हम देखते हैं कि लेफ्ट विंग की जो आर्मी के पर्सोनल थे उन्होंने कोलैबोरेट किया यहाँ पर लेफ्ट विंग के पॉलिटिशियंस के साथ में, और जातीय सामाजिकता दल के नाम से यहाँ पर एक नई पार्टी बनाई और उसको क्या कर दिया, पावर थमा दी। अब ये सब हो रहा है। फिर हम देखते हैं कि एक जर्नल यहाँ पर आते हैं और वो करते हैं मिलिट्री का 4th कूप। अब ये कब होगा? इसमें फिर से ये सारा का सारा घटनाएं लगातार 1975 में चल रही है। बहुत ही वॉलेटाइल ईयर रहा है बांग्लादेश के लिए। लेकिन चौथी बार जब ये हो रहा है तो उस समय पे हम देख पाते हैं कि आर्मी के जो चीफ थे लेफ्टिनेंट जनरल हुसैन मोहम्मद इरशाद, वो अपने हाथों में पूरी पावर को ले लेते हैं और 1982 में जाकर फिर से एक कॉप हमें होते हुए दिखाई देता है। इस कॉप के अंदर हम देखते हैं कि जो प्रेसिडेंट है, आर्मी के जो चीफ थे, वही प्रेसिडेंट ऑफ बांग्लादेश बन जाते हैं। लेकिन उसके बाद 1990 के दौर में फिर से डेमोक्रेसी की डिमांड होने लगती है, क्योंकि ये डेमोक्रेटिक तो नहीं थे, आर्मी के चीफ है, ऑटोमेटिकली इनको क्या चाहिए था, ऑटोक्रेसी पसंद आ रही थी, इसलिए तो बार बार कूप हो रहा था ना। 1990s के बाद में डेमोक्रेसी के नारे लगने शुरू हो जाते हैं। तब तक शेख हसीना और जो उनकी बहन है वो भी पॉलिटिकल पावर जो है अपना थोड़ा थोड़ा पार्टी में दिखा चुकी थी। और उसके बाद 1991 के अंदर से जो आर्मी है उसका इंटरफेरेंस कम नहीं हुआ। हालांकि बीच में अलग अलग जो अपोजिशन के पार्टी मेंबर थे या जो और थे पॉलिटिकल पार्टी के थे, वो लोग पावर में आते थे, लेकिन आर्मी का पूरा हस्तक्षेप हम इसमें देख पाते थे।
फिर हम 2006 में जाते हैं। 2006 में देखते हैं कि बांग्लादेश में आ जाती हैं एज अ प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना, और अब इन्होंने बहुत सारी चीज़ों में बदलाव किया। क्या क्या बदलाव किया वो भी आज हम पढ़ेंगे, पूरी हिस्ट्री समझेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। थोड़ा सा मुझे टाइम दीजिए, 10 से 12 मिनट और पूरा बांग्लादेश का क्या क्या स्ट्रक्चर चेंज किया, ये प्रोटेस्ट जो हो रहे हैं क्यों हो रहे हैं, क्यों स्टूडेंट्स को इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम थी, क्या ये एकदम से इतना वोलेटाइल रूप क्यों इन्होंने धारण किया, सब देखते हुए चलेंगे। ठीक है, अभी के लिए जस्ट समझे कि 2006 के अंदर में शेख हसीना आती हैं पावर में, और अगले 24 अब 15 साल लगा लीजिए, अब 2024 हो चुका है, तो लगभग थर्ड टर्म उनकी चल रही थी और जनवरी में उनकी फोर्थ टर्म आने वाली थी। लग रहा था कि वो शायद इलेक्शन जीतेंगी अब फिर से, क्योंकि हर बारी वो इलेक्शन जो थी वो जीत रही थी। और अब से उन्होंने आर्मी को थोड़ा सा बैकफुट पे किया और उन्होंने ज़्यादा काम जो है कंट्री के लिए करना शुरू किया। इकोनॉमी में बात करें तो आपको जानकर हैरानी होगी कि बांग्लादेश की जीडीपी, पर कैपिटा जीडीपी इंडिया से ज़्यादा है। दैट इज़ अ बिग थिंग कि हमारे इंडिया का जो पर कैपिटा होता है वो बांग्लादेश से कम है। पूरे एशिया में सिर्फ श्रीलंका एक ऐसा था जिसका पर कैपिटा ज़्यादा था। सेकंड नंबर पे आता है बांग्लादेश, बांग्लादेश को छोड़कर श्रीलंका ऐसा था। तो यानी कि काम तो हुआ है, लेकिन फिर ये नाराज़गी की वजह क्या है वो अब हम आगे समझते हुए चलेंगे। एनीवे, थर्ड तरीका देखते हैं कि इसमें इंडिया को क्या प्रॉब्लम हो रही है। देखिए, इंडिया का और बांग्लादेश का, अब शेख हसीना एज अ प्राइम मिनिस्टर थी तो उन्होंने इंडिया के साथ में बहुत ही कॉर्डियल रिलेशन बनाए थे, बड़े प्यारे रिश्ते इन्होंने बना कर रखे थे। इंडिया के साथ में इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम किया जा रहा था, हमने ट्रेनें चलाई हैं, 5 ट्रेनें चलती हैं बांग्लादेश से इंडिया के अंदर, और उन ट्रेनों को इसी वजह से चलाया गया ताकि आराम से जो भी लोग बांग्लादेश में जाना चाहते हैं, जो भी लोग बांग्लादेश से इंडिया में आना चाहते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। खास करके सोच के यहाँ पर समझ के चलिए, अगर इंडिया को हम देखें तो बांग्लादेश एक ऐसी कंट्री है जो इंडिया के साथ में अपना सबसे ज़्यादा लंबा बॉर्डर शेयर करती है। क्यों? वैसे तो बांग्लादेश काफ़ी छोटा दिखाई देता है एज़ कम्पेयर टू चाइना, एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान, लेकिन समझिए इस बात को कि जब हम इंडिया की बात कर रहे हैं और किचन कॉरिडोर को यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पे इस पूरे हिस्से में हमें बांग्लादेश दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर हमारा नॉर्थ ईस्ट रीजन है, तो यहाँ से तो बंगाल के साथ में तो शेयर कर ही रहा है। इसका जो दूसरी तरफ वेस्ट हमारा जो पूरा का पूरा ईस्टर्न सिस्टर्स हैं पूरी साथ, उन सब के साथ में लगभग इसकी बाउंड्री शेयर होती है। तो जब ये हो रहा है तो सबसे बड़ी बाउंड्री है। और अब अगर बांग्लादेश के साथ में रिश्ते अच्छे नहीं होते हैं तो ये जो 22 किलोमीटर का चिकन नेक कॉरिडोर है जो कि सिक्किम के पास से हम देखेंगे, जिस पे लगातार ऊपर से चाइना कब्जा करना चाहता है, वो बार बार कहता है कि ये जो वेस्टर्न पार्ट है इंडिया का वो तो हमारा है, वो तो इंडिया का भाग है ही नहीं। तो सोचिए उस पर काबू करे पाना कितना मुश्किल हो जाएगा। तो बांग्लादेश के साथ तो रिश्ते अच्छे होने ही चाहिए थे, क्योंकि उससे हम हमारा जो ईस्टर्न पार्ट है उसको बड़ा अच्छे से एक्सेस कर पाते थे। तो कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर में ये हमारा प्रॉब्लम्स आ रही हैं। दूसरा हम देखेंगे कि अगर अब ऐसी पॉलिटिकल पार्टी आती है बांग्लादेश में जो कि एंटी इंडिया होती है, जो कि 2006 से पहले थी भी एंटी इंडिया, इंडिया को पसंद नहीं किया जाता था, लेकिन शेख हसीना ने आके सब कुछ बदला था। अब फिर से अगर ऐसा होता है तो जैसे हमने मालदीव में एग्जाम्पल देखा मोहम्मद मोइज़ू जो कि वहाँ के प्रेसिडेंट बनते हैं और सडनली एंटी इंडिया सेंटीमेंट लेकर आते हैं और इंडिया की आर्मी को पूरा वहाँ से बाहर निकाला जाता है। तो वही सेंटीमेंट यहाँ पर बांग्लादेश में भी तो देखने को मिल सकता है ना। दैट इज़ अगेन ए पर्सपेक्टिव जो हमें ध्यान में रखना होगा। अब आगे जो भी इंडिया का स्टेप हो, जो भी न्यू दिल्ली स्टेप लेगी आगे कि वो क्या करना चाहती है, बड़ा सोच समझ कर लेना होगा। तो ये हमें इंडिया का पर्सपेक्टिव भी समझ में आ रहा है। एनीवे, आगे बढ़ने से पहले जरा एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं प्रीलिम्स प्रैक्टिस के लिए। जल्दी से मुझे बता दीजिए इसका आंसर क्या, और अगर ये सवाल आप लोग गलत कर देते हैं, क्योंकि अगर ठीक है आप लोगों ने कल की वीडियो नहीं देखी है देन इट्स फाइन, आपका गलत हो रहा है कोई बात नहीं। लेकिन अगर आपने कल की वीडियो सुनी है मेरी और फिर भी आप इस सवाल को गलत कर दे रहे हैं तो बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है। एटलीस्ट इसका मतलब ये हुआ कि आप जो न्यूज़पेपर की वीडियो सुनते हैं वो आप ध्यान से नहीं सुनते हैं। तो प्लीज़ या तो इसको ठीक करिए या फिर ध्यान से सुनना शुरू कीजिए, क्योंकि ये टाइम जो है ना बहुत कीमती टाइम है। अभी आपको लग रहा होगा 1 साल रहता है प्रीलिम्स का, इन रियलिटी में अगर आप लोग अभी से मेहनत नहीं करेंगे, अभी से चीज़ों को याद करना शुरू नहीं करेंगे तो प्रीलिम्स नहीं हो पाएगा। इट्स नॉट ए जोक, नहीं है, कोई बहुत छोटी चीज़ नहीं है। यूपीएससी के प्रीलिम्स की बात की जा रही है यहाँ पे। खैर, सवाल मैं आपको बताती हूँ। सवाल बात कर रहा है सदर्न येलो बिल्ड हॉर्न बिल्स के बारे में। कल मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, इसकी पूरी टोपोग्राफी, ज्योग्राफी, क्या प्रॉब्लम है, सब कुछ बताया था।
अब आपको बताना है इसके रिगार्डिंग 2 स्टेटमेंट है, कौन सी स्टेटमेंट गलत है यानी कि नॉट करेक्ट है, ठीक है। पहली स्टेटमेंट कहती है दे आर नेटिव टू द ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट ऑफ इंडोनेशिया। क्या ये इंडोनेशिया में पाए जाते हैं, और वहाँ पर भी ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट के अंदर। फॉरेस्ट आप लोगों को पता होंगे कि क्या कौन कौन से फॉरेस्ट होते हैं, नहीं भी पता है तो कोई बात नहीं, जब भी कोई फॉरेस्ट होता है तो मैं आप लोगों को समझाते हुए चलती हूँ। एनीवे, नेक्स्ट स्टेटमेंट इज सेइंग दैट IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर का जो रेड डाटा लिस्ट होती है, उनकी एक लिस्ट होती है जो मैंने आप लोगों को समझाया है, बहुत अच्छे से बताया है अलग अलग करके कि हाँ IUCN क्या होता है, फिर उसके अलावा साइट्स क्या होता है, इंडिया का वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट क्या है, ये सब मैंने आपको समझाया, राइट। तो थोड़ा बहुत आप उसको याद रखिए। उसकी जो रेड डाटा लिस्ट है उसमें क्लासीफाइड किया गया है सदर्न येलो बेन्ड हॉर्नबिल को एज अ वनरेबल, यानी कि अलग अलग कैटेगरीज होती हैं इस रेड डाटा बुक के अंदर, जो कि एक्सटिंक्ट से लेकर इंडेंजर्ड, फिर उसके बाद हम देखते हैं सबसे पहले आता है एक्सटिंक्ट, फिर उसके बाद में क्रिटिकली इंडेंजर्ड, फिर इंडेंजर्ड आता है, देन वनरेबल आता है, देन हम देखेंगे नियर थ्रेटेंड। तो ये कैटेगरी है। इसके अलावा डाटा नॉट सफिशिएंट इज ऑल्सो ए कैटेगरी, लेकिन ठीक है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो करेक्ट नहीं है यानी गलत है। जल्दी से मुझे इसका आंसर दे दीजिए। फोटो भी मैंने आप लोगों को दिखा दिया है रेफरेंस के लिए, कल भी मैंने आपको इनके बारे में पढ़ाया ही था। एनीवे, अभी तक आप लोगों को आंसर पता हो जाना चाहिए था। देखिए आंसर अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी दोनों ही स्टेटमेंट रॉन्ग है। क्यों दोनों स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाती है? ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट है 2 तरीके से रॉन्ग हो जाती है। पहली स्टेटमेंट ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, बिल्कुल भी नहीं, ये तो डेसिडियस फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। डेसिडियस फॉरेस्ट कौन से होते हैं? जो अपने पत्ते झाड़ देते हैं। अब ये कहाँ पर पा सकते हैं? या तो बहुत गर्मी में मिलेंगे, या फिर ऐसी जगह पर मिलेंगे जहाँ पर बर्फ़ है, टुंड्रा वाले रीजन में मिलेंगे, या फिर ऐसी जगह पर मिलेंगे जहाँ पर नमी बहुत ज़्यादा है, राइट। तो वो भी हमें दिखाई देता है, लेकिन वो क्या होते हैं? मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट होते हैं। हम यहाँ पर ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट की बात करें। अब ऐसे फॉरेस्ट कहाँ होंगे? इंडोनेशिया में तो ना होंगे, वहाँ पर तो मरीन हमें बाउंड्री दिखाई देती है ना इंडोनेशिया की। कैसे? इंडोनेशिया तो चारों तरफ से ही पानी से घिरा हुआ, चारों तरफ से पानी में है, तो जैसे भी हवा बाहर निकलेगी, हवा में नमी ज़्यादा होगी, नमी ज़्यादा होगी तो वो बारिश करेगी उसके ऊपर, तो वहाँ पर तो नमी काफ़ी मिलेगी, ग्रीनरी ज़्यादा होगी, ग्रीनरी ज़्यादा होगी तो डेसिडियस तो फॉरेस्ट नहीं मिलेंगे। तो ये कहाँ मिलते हैं? ये मिलते हैं हमें अफ्रीका के अंदर। तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में, क्योंकि ये पाया जाता है कई सारी कंट्रीज़ में, वहाँ पर मिलता है। अफ्रीका कॉन्टिनेंट आपको जस्ट इसका याद रखना है। IUCN ये यहाँ तक ठीक था, लेकिन वनरेबल के अंदर इसको नहीं रखा गया है, अभी ये रखी गई है नियर थ्रेटेंड में। हालांकि अगले 3 से 4 साल में ऐसा हो सकता है कि ये क्या हो सकती है? वनरेबल की कैटेगरी में भी आ सकती हैं, बिकॉज दे आर नॉट ब्रीडिंग, क्योंकि वहाँ पर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो इन्होंने ब्रीडिंग करना, रिप्रोड्यूस करना बिल्कुल ही छोड़ दिया है। ये एक हमें समस्या और दिखाई दे रही है। आगे बढ़ते हैं, और अगर आप लोगों को इस वीडियो का PPT या फिर इससे रिलेटेड जो PDF है, जो कि मेंस के लिए ज़्यादातर होने वाले, प्रीलिम्स के भी नोट्स मैं शेयर करती हूँ, लेकिन आपको पढ़ाई ज़्यादा देती हूँ, और वो मैं आपको 1 साल के पहले जब बिल्कुल प्रीलिम्स आने वाला होगा उसमें पूरे के पूरे नोट्स को जो प्रीलिम्स रिलेटेड है वो आपको दूंगी। लेकिन फिलहाल जो मेंस के लिए इंपॉर्टेंट आर्टिकल होते हैं और उनको मेंस की तरह उसके ऊपर जो नोट्स होने चाहिए वो आपको मिल जाएंगे यहाँ पर। तो उसके लिए आप चाहें तो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में भी मिल जाएगा, या फिर ये ऑफिशियल हैंडल है, यहाँ से भी आप जाकर ज्वाइन जो है वो कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, और अब हम पहले मेंस के आर्टिकल को आराम से पढ़ेंगे, फिर हम आगे बढ़ते हुए प्रीलिम्स के आर्टिकल को भी पढ़ते हुए चलेंगे। आज का जो आर्टिकल है वो फिर से बात कर रहा है श्याम सरन जिनको लिखते हैं, और ढाका के बारे में कह रहे हैं कि ढाका को इंडिया की तरफ से अब कैसे हैंडल किया जाना चाहिए। अब हम वॉच कर रहे हैं दिल्ली को क्या क्या क्वेश्चंस लेने चाहिए, क्या क्या हमें थोड़ी सावधानी रखनी चाहिए, समझदारी कहाँ पे रखनी चाहिए, ये उन मुद्दों के ऊपर यहाँ पर बात की जा रही है। इनकी बात करें तो ये बात कहते हैं कि देखिए जो बांग्लादेश का ओल्ड ऑर्डर था वो अब क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। और ओल्ड ऑर्डर क्या था? हमने देखने को मिल रहा था कि कैसे शेख हसीना एज ए प्राइम मिनिस्टर काम कर रही थी, इंडिया के प्रति दोनों के बड़े कॉर्डियल रिलेशन से, बड़े प्यारे रिश्ते थे। हर बार जो अभी कुछ महीने पहले, जस्ट 1-1.5 महीने पहले यहाँ पर हमारे पास आई भी थी, हमारे प्राइम मिनिस्टर से मिली थी, तीस्ता रिवर के ऊपर बातें चल रही थी, सब कुछ अच्छा हो रहा था। सडनली एक स्टूडेंट प्रोटेस्ट होता है। स्टूडेंट प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है? अब आप पूछेंगे कि ये इतना सब हो तो रहा है मैम, लेकिन अभी तक आपने ये नहीं समझाया कि ये प्रोटेस्ट के पीछे के असली कारण क्या है। लेकिन अगर मैं आपको बिल्कुल शुरुआत में ये समझा देती प्रोटेस्ट के पीछे का कारण क्या है, तो आप ये नहीं समझ पाते कि उसकी हिस्ट्री कहाँ से रिलेट करती है। अब आप लोगों को समझ में आ गया हिस्ट्री क्या है। अब याद कीजिए
पहले आर्टिकल में मैंने क्या बताया था कि कुछ परसेंट ऑफ द पीपल, सम परसेंट ऑफ द पीपल डिड नॉट पार्टिसिपेटेड इन द बांग्लादेश लिबरलेशन, जो उनका स्ट्रगल था, राइट, उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया था। सो उनसे रिलेटेड ये कुछ प्रोटेस्ट है। क्या प्रोटेस्ट है, चलिए समझते हैं। अभी आप लोगों को याद होगा कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने रिजर्वेशन के ऊपर सब क्लासिफिकेशन की बात की थी, राइट। लेकिन उसका इससे क्या मतलब है? हाँ, इससे तो कोई मतलब नहीं है, लेकिन रिजर्वेशन का यहाँ पर मतलब है। क्यों मतलब हो जाता है? क्योंकि बांग्लादेश में चलता है रिजर्वेशन, और बांग्लादेश में फिर से रिजर्वेशन को क्या किया गया है, एक बार दोबारा से इंट्रोड्यूस करने के लिए नया कानून लेकर आया गया था। अब ये जो रिजर्वेशन है ना बांग्लादेश में, आरक्षण, जो इंडिया में भी है, इंडिया में भी हम देखते हैं ऑलमोस्ट 50% रिजर्वेशन जो है वो कंजर्व किया गया है। 17% SC प्लस ST को दिया जाता है, 27% हम देख पाते हैं OBC को मिलता है, 10% इज़ फॉर EWS, और कुछ परसेंटेज ऐसे भी हैं जो PW जो होते हैं, यानी कि फिजिकली डिजेबल जो पर्सन है उनको भी दिया जाता है, ठीक है। हमारा रिजर्वेशन अलग तरीके का है और बांग्लादेश का थोड़ा अलग तरीके का। वो समझिए कैसे। बांग्लादेश में भी आरक्षण दिया जाता है, लेकिन बांग्लादेश में 10% आरक्षण मिलता है वुमेन्स को, महिलाओं को। 10% इज़ फॉर द पीपल विद डिसेबिलिटी, ये भी ठीक है, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब जो बचा हुआ आरक्षण है वो यहाँ पर होता है 40%, एंड दैट इज़ फॉर द फ्रीडम फाइटर्स। वो लोग जिन्होंने फ्रीडम की यहाँ पर जो लड़ाई थी उसमें पार्टिसिपेट किया था। सिर्फ वही नहीं, उनके बच्चे, उनके बच्चों के बच्चे, यानी कि जिन्होंने भी बांग्लादेश के लिबरेशन जो यहाँ पर स्ट्रगल था, जो वॉर था, उसमें पार्टिसिपेशन किया था, उनके बच्चों को रिजर्वेशन मिलता है इन द सेक्टर ऑफ एजुकेशन, इन जॉब, इंस्टीट्यूशंस, हर जगह पर। लेकिन जो अदर एवरेज स्टूडेंट्स हैं उनको रिजर्वेशन का फ़ायदा नहीं मिलता है, यानी कि जिन्होंने साथ नहीं दिया था उनको नहीं मिलता है। अब आप सोच के देखिए कि कितना वहाँ के यूथ में गुस्सा भरा होगा इस बात पे। यही कारण है स्टूडेंट्स को ये रिजर्वेशन पॉलिसी बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही है। दे आर डिनाइंग इट, वो बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे हैं इस चीज़ को। और जब वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे हैं तो वो उस गवर्नमेंट को भी एक्सेप्ट नहीं करना चाहेंगे जो इसको इंट्रोड्यूस कर रही है, राइट। तो हालांकि पहले से भी ये फ्रीडम का जो पूरा का पूरा रिजर्वेशन है वो पहले से भी था। 2006 से हम देखते हैं शेख हसीना पावर में है, तो ऐसा नहीं है कि पहली बार ही आ रहा है, पहले भी था ये। लेकिन क्रोध जो है वो अब इस वजह से आ रहा है क्योंकि इनके और भी ज़्यादा बढ़ाने की बातें चल रही थी। तो स्टूडेंट्स पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे। सडनली पता नहीं ऐसा क्या होता है, ऐसा क्या गुस्सा आता है कि वहाँ पर तोड़फोड़ शुरू होनी हो जाती है शुरू, ठीक है। स्टूडेंट्स ने पूरा का पूरा तोड़फोड़ शुरू कर दी है, एंटी गवर्नमेंट नारे लगाए गए, उनको रिजिग्नेशन चाहिए था, गवर्नमेंट से बिल्कुल हटाए जानी चाहिए थे। वो कह रहे हैं कि बिल्कुल गलत है, हमें बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है, आप मेरिट को पीछे कर रहे हो, और वो भी किस वजह से कि हमारे जो दादाजी थे या उनके जो दादा थे वो क्या नहीं किए, उन्होंने बांग्लादेश के लिबरेशन वॉर में पार्टिसिपेट नहीं किया। ये तो सीधा सीधा डिस्क्रिमिनेटरी इन नेचर हो जाता है, भेदभावपूर्ण हो जाता है, राइट। तो ये कारण था। शेख हसीना को जब लगा कि अब चीज़ें हैंडल नहीं हो रही हैं तो वो क्या करती है, वो बांग्लादेश को छोड़ देती है। और कल ही मैंने आप लोगों को बताया था कि जब ऐसा पहले श्रीलंका में हुआ था तो हम देखते हैं कि उनके हाउस पर प्रोटेस्टर जा जाकर बैठ गए थे, संसद में जा जाकर बैठ गए थे, उनके घरों से चीज़ें चोरी की गई। और अब कुछ वीडियो आप लोग ऐसी भी देख पाएंगे, कुछ ऐसे फोटोज़ भी देख पाएंगे जिसमें अगेन यही सब हो रहा है। शेख हसीना के घर में प्रोटेस्टर गए हैं, घुसे हैं, उनकी साड़ियाँ तक को उठाकर ले जा चुके हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती रहती हैं, दिस इज़ वेरी नॉर्मल। जब प्रोटेस्ट सब कुछ हो रहा है तो शायद उनको भी इस बात का अंदाज़ा था, इसी वजह से वो भी अपनी सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए बाहर आ चुकी हैं। ये सब समझ में आ गया। लेकिन अब बात है कि इंडिया क्या करे, इंडिया क्या करे अब, क्योंकि शेख हसीना इंडिया में बैठी हुई हैं। अब इंडिया क्या करे कि उनको बांग्लादेश के साथ में भी अपने रिश्ते ख़राब ना करने पड़े, क्योंकि अब तो शायद शेख हसीना पावर में नहीं आ पाएंगी। इतना बड़ा भारी विरोध उनको देखने को मिल रहा है। उनके और उनकी बहन के पास में लंदन की जो है सिटीजनशिप है, वो कह रही है कि ठीक है अब तो हम वहीं पर जाकर रहेंगे, वहीं से प्रोटेक्शन लेंगे।
लेकिन अब इंडिया को क्या करना चाहिए? देखिए, ऐसी ही स्थिति इंडिया के पास में पहले भी एक दो बार आई है, नॉट इन द केस ऑफ बांग्लादेश बट नेपाल के साइड में। तो देखिए, हमारे जो यहाँ पर ऑथर हैं वो कहते हैं कि नेपाल में जब ऐसा हो रहा था अराउंड 200, तो उस समय पे क्या चल रहा था, 2000s का जो दौर था, 2000 का, उस समय पे क्या हो रहा था? उस समय पे वहाँ की जो पॉपुलेशन थी वो मोनार्की के खिलाफ चली गई थी। अब हम देखते हैं कि नेपाल में डेमोक्रेसी है, लेकिन एक समय पे नेपाल में मोनार्की चलती थी, वहाँ एक राजा होता था और उनकी सारी बातें माननी पड़ती थी। लेकिन प्रोटेस्ट जब चले वहाँ पर, तो इंडिया ने सीधा सीधा साथ दिया था उस समय के सेंटिमेंट्स को, ये कहते हुए कि हाँ, जब पॉपुलर विल यानी जब जनता ही चाहती है कि डेमोक्रेसी आए, तो हम जनता के साथ खड़े हुए हैं। उसके बाद नेपाल में डेमोक्रेसी भी आती है और नेपाल के साथ में रिश्ते भी हमारे ठीक रहते हैं, हमने ऐसा कुछ बिगाड़ा नहीं। बांग्लादेश में अब ऐसा हो सकता है कि शायद बांग्लादेश से डेमोक्रेसी ख़त्म हो जाए। अब ऐसा हो सकता है कि जो भी ओपोनेंट्स के मेंबर आएंगे वो एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स लेकर आए। अब अगर ऐसा होता है तो इंडिया का प्रिकॉशंस क्या होना चाहिए? क्या इंडिया आज भी बांग्लादेश के साथ में खड़ा होगा या इंडिया आज शेख हसीना के साथ में खड़ा रहेगा? ये सवाल है और इस सवाल का जवाब तो अब इंडिया की गवर्नमेंट ही दे सकती है। हालांकि ऑथर का ये मानना है कि देखिए, इंडिया को अब जो भी करना चाहिए बड़ा सोच समझ के करना चाहिए, अपने नेशन को, अपनी विल को, उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ज़्यादा करना चाहिए। क्योंकि अगर जो प्रॉब्लम हमें वेस्ट पाकिस्तान से देखने को मिलती है, पाकिस्तान से देखने को मिलती है प्रेजेंट डे के, और ऊपर से चाइना से देखने को मिलती है बॉर्डर की वजह से, अगर वही बांग्लादेश से भी शुरुआत हो गई तो फिर से हमारे लिए एक स्ट्रगल भरा जो एक एरिया है पूरा का पूरा वो बन जाएगा और हमारा जो ईस्टर्न पार्ट है उसको ढंग से उसकी इंटरनल सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए शायद बहुत बड़ा एक चुनौती की तरह सामने आ जाए। तो इंडिया को बड़ी समझदारी से स्टेप जो है आगे रखने चाहिए। एनीवे, आगे हम देखते हैं और अब नेक्स्ट आर्टिकल बात कर रहा है मिस शेख हसीना की पैराडॉक्सिकल रूल के बारे में कि कैसे इनके रूल में इकोनॉमिक प्रोग्रेशन हो रही है, इकोनॉमी अच्छे से आगे बढ़ रही है, लेकिन साथ साथ में डेमोक्रेटिक रिग्रेशन भी देखने को मिल रहा है। अब नाउ व्हाट इज़ दिस, वी विल अंडरस्टैंड। देखिए, आप लोग ज़्यादातर तो इसको ग्राफ की मदद से ही देख सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। पहला ग्राफ जो है वो बात कर रहा है जीडीपी पर कैपिटा के बारे में। अब जीडीपी पर कैपिटा होता क्या है? वैसे तो जीडीपी की बात करें तो हमें समझ में आता है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, यानी एक साल में एक जियोग्राफिकल जो पूरा का पूरा एरिया है, यानी आप मान सकते हैं कि इंडिया की जो ज्योग्राफी है उस पूरे हिस्से में कितनी नई चीज़ों का उत्पादन हुआ है, वो होती है जीडीपी, ठीक है, ग्रोस जीडीपी। एक दूसरा टर्म यहाँ पर आ गई है जीडीपी पर कैपिटा। पर कैपिटा का क्या मतलब होता है? जीडीपी पर कैपिटा का मतलब होता है कि पर हेड एक इंसान उसी ज्योग्राफिकल रीजन में रहते हुए एक इंसान के पास में कितना उसने उसकी जो पूरी इनकम रही है फॉर द होल ईयर, या उसका जो भी पूरा कंज्यूम करने का स्टेटस है वो कितना हुआ है, ठीक है, ये पर कैपिटा है। अब इंडिया में देखें तो हम देख पाएंगे यूएस डॉलर में इनको नापा जाता है, तो इंडिया की ये जो जीडीपी पर कैपिटा है वो लगभग 2500 यूएस डॉलर है, ठीक है, पर पर्सन के हिसाब से। पाकिस्तान की देखें तो पाकिस्तान की भी ये जो जीडीपी है ऑलमोस्ट 1500 के आसपास में हमें दिखाई देती है, इंडिया से कम है। लेकिन श्रीलंका की ये जो थी काफ़ी ज़्यादा थी। श्रीलंका की हम देख पाते हैं कि ये जो है ये 3500 से भी ज़्यादा दिखाई दे रही है। और बांग्लादेश इज़ कमिंग सेकंड, यानी श्रीलंका के बाद में ही बांग्लादेश भी आ रहा है, जो कि 30,000 से ऊपर रखता है, 3000 से ज़्यादा रहता है। ये सब कब से हुआ? जब से शेख हसीना पावर में आती है, जब से वो बांग्लादेश को एज अ टेक्सटाइल हब बना देती हैं और इकोनॉमी बड़े बढ़िया तरीके से आगे बढ़ रही होती है। फिर हम देखते हैं कि ह्यूमन डेवलपमेंट में भी बांग्लादेश बड़ा आगे चल रहा है। ह्यूमन डेवलपमेंट में जहां इंडिया जो है इंडेक्स के अंदर में वो काफ़ी डाउन पे है, 0.6 के अराउंड हमें दिखाई दे रहा है, वहीं पे बांग्लादेश जो है वो उससे ज़्यादा है, बल्कि बहुत ज़्यादा। श्रीलंका अगेन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में फर्स्ट आ रहा है साउथ एशिया के रीजन के अंदर में, और जो बांग्लादेश है वो सेकेंड नंबर पे आ रहा है, यानी कि लोगों को भी ठीक है, विकास बहुत अच्छे तरीके से वहाँ पर चल रहा है। इसके अलावा इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट जो है, यानी कि बच्चे जो जन्म लेते हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है, बहुत सारे रीजन्स की वजह से होती है, उसमें न्यूट्रिशन इज ऑल्सो ए पार्ट। की मदर जो थी उन्होंने ढंग से न्यूट्रिशन नहीं लिया, पोषण नहीं लिया, इसी वजह से उसका बच्चा जो था वो भी नहीं रह पाए। उसमें भी बांग्लादेश जो है वो काफ़ी ऊपर आता है श्रीलंका के बाद में ही। तो हर जगह पे इंडिया हर तीनों कैटेगरी में ही इनसे नीचे है,
ठीक है। ऑल्दो आवर जीडीपी इज़ द फास्टेस्ट ग्रोइंग जीडीपी या इकोनॉमी जो हम बोल सकते हैं, फास्टेस्ट ग्रोइंग है, 7 की रेट से अभी फ़िलहाल चल रही है। कोविड हमारा बहुत कुछ नहीं बिगाड़ पाया, ये जो पूरा का पूरा एरिया था, जो ये पूरा वॉर चल रहे थे हर जगह पे, हमारी इकोनॉमी पे बहुत ज़्यादा असर नहीं कर पाए। लेकिन जब हम इन 3 इंडेक्स में देखते हैं, जो कि द मोस्ट इम्पोर्टेंट इंडेक्स, अगर मैं आप लोगों को बात करूं, मानवीय विकास तथा पर कैपिटा जीडीपी, यानी हर इंसान कितने अच्छे तरीके से अपना जीवन जी सकता है, कितनी ज़्यादा उनकी कमाई होती है, और ह्यूमन डेवलपमेंट हमने देखना है, इन्फेंट मॉरलिटी, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हो जाती हैं। जेंडर सेफ्टी अगेन इज़ ए नॉर्म जो कि अलग रह जाता है, इन सब में इंडिया इनसे कम है। फिर भी बांग्लादेश में इतनी गुस्सा, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम की पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो गई, उसके पीछे का कारण क्या है? उसके पीछे के कारण में पहले तो अब हम हिस्ट्री को समझ ही चुके हैं, कुछ और भाग ये बात कह रहे हैं कि कैसे यहाँ पर लोगों को शक होता है कि यहाँ के गवर्नमेंट के जो हेड हैं वो फेयरली इलेक्ट नहीं किए जाते हैं, यानी कि डेमोक्रेटिक जो पूरा का पूरा सिस्टम है उसके साथ में धीरे धीरे उसको डाउन किया जा रहा है। बार बार शेख हसीना के ऊपर ये सवाल उठ रहे हैं कि वो फेयर तरीके से, बिल्कुल न्यायपूर्ण तरीके से गवर्नमेंट को हैंडल नहीं करती है, बल्कि जीतने में भी उनको थोड़ी बहुत इश्यूज़ हैं। तो 3 पे इनका स्टेटस था, 2024 पे आते आते तो ये 1 से भी नीचे हो चुका है। इतना ज़्यादा लोगों को लग रहा है इनकी स्टेटस कम जा रही है। ऐसे ही सवाल है पॉलिटिकल पार्टीज़ को लेकर, तो लगातार हम देखते हैं कि जुडिशरी जो है वो भी इंडिपेंडेंट नहीं है। ऐसे भी लगातार इल्ज़ाम जो है बांग्लादेश की गवर्नमेंट के ऊपर लगाए जाते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल बात करते हैं जो कि इम्पोर्टेंट हो जाता है जीएस पेपर 1 में। वाई? क्योंकि जीएस पेपर 1 के अंदर आपको वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़नी होती है, साथ ही में आपको पढ़नी होती है आर्ट एंड कल्चर। अब आर्ट एंड कल्चर के अंदर हम देखेंगे मम्मीफिकेशन, जो कि इजिप्ट के अंदर किया जाता था। एक प्रोसेस था जिसमें बॉडीज़ को बहुत ही वेल तरीके से प्रिजर्व करके रखा जाता था। आपने कभी देखा भी होगा ऐसे ही किसी डॉक्यूमेंट्री वगैरह में या फिर कोई टीवी के सीरियल वगैरह में, या पढ़ भी रहे हैं जब इजिप्ट के बारे में कि वहाँ के पिरामिड होते थे। और इजिप्ट जो कि लगभग वर्ल्ड की बहुत ही पहली, यानी कि जो बहुत ही प्राचीन और पहली सिविलाइजेशंस थी उनमें एक आती है, उनमें से एक आती है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर एक मम्मी जो थी वो ढूंढी गई थी, जिसको स्क्रीमिंग मम्मी का नाम दिया गया। मम्मी यानी कि वो डेड बॉडी जिनको प्रिजर्व करके रखा जाता था, दफनाया जाता था। वहाँ के लोगों में ऐसा भरोसा होता था कि ये जो अब इनकी मृत्यु हो गई, अगर हम इनको ऐसे मम्मीफिकेशन इनका कर दिया जाएगा, इनको पट्टी ऐसे बांध के अच्छे से प्रिजर्व करके इनको इनके ऊपर लगा के इनको रख दिया जाएगा, तो इनका जब जो नेक्स्ट जन्म होगा, जन्म भी क्या, वो पुनर्जन्म नहीं, आफ्टर लाइफ की बातें कर रहे थे कि डेथ हो गई है लेकिन जीवन अभी ख़त्म नहीं हुआ है, जीवन अभी आफ्टर लाइफ में भी चलेगा। तो उनके साथ वो क्या करते हैं, कीमती कीमती चीज़ों को उनके साथ ही दफना देते, पिरामिड बनाते, या उनकी कुछ भी जो हम बोल सकते हैं कि इनकी जो ग्रेव्स होती हैं, राइट, तो ग्रेव्स के अंदर ये सारी चीज़ें रखी जाती थी। ऐसी एक ग्रेव मिलती है जिसमें एक वुमन, आप इनका फ़ोटो देख ही पाते हैं, जिनको देखकर लग रहा है कि ये चिल्ला रही हैं, इनका मुंह बंद नहीं हो रहा है। पहले तो माना गया कि शायद इनको जब दफनाया जा रहा था तो इतना फोकस नहीं किया गया, इनको इतने अच्छे तरीके से इनका मुंह बंद करके नहीं दफनाया गया। लेकिन अब क्या पता चला है कि इनको एक्चुअली में बहुत वेल प्रिजर्व तरीके से रखा गया था, क्योंकि इनकी पूरी की पूरी बॉडी आज भी मोस्टली वेल प्रिजर्व्ड है। लगभग 3500 साल पहले इनको दफनाया गया था। और बात बताऊं तो अब हमने जब सीटी स्कैन वगैरह और इन सारी चीज़ों से इनके बारे में रिसर्च की है, तो हमें समझ में आ चुका है कि इनको मसल से रिलेटेड डेथ होने के बाद में, आपने कई बार देखा होगा कि फ्रिक्शन ऑफ टाइम, जस्ट 1-2 सेकंड में ही जब डेथ होती है किसी इंसान की, तो क्या हो जाता है, कुछ इंसान ऐसे होते हैं कि उनका कुछ पार्ट ऑफ बॉडी की जो मसल्स हैं वो आकड़ जाती हैं, वो बिल्कुल वहीं पर स्टिफ हो जाती है, इतनी स्टिफनेस आ जाती है। तो इनकी जो माउथ की मसल्स हमें दिखाई दे रही थी, उनमें इतनी स्टिफनेस आ गई थी कि ये बहुत ज़्यादा पेन में हो सकती थी, इनको दर्द हो रहा होगा, और सडनली इनका जो मुंह है वो खुला का खुला ही रह गया। बाद में हो सकता है कि इनको दफनाने के लिए कोशिश की गई हो, लेकिन वो कामयाब नहीं हुए इनके मुंह को बंद करने में। एनीवे, हमारे लिए जो समझना इंपॉर्टेंट था वो ये था कि इजिप्ट में मम्मीफिकेशन किया जाता था, जिसके पीछे के कारण क्या थे कि आफ्टर लाइफ में क्या हो, उनको अच्छे से जीवन जो है वो जीने को मिले और अच्छे से उनके पास में लग्जरी हो। इनके साथ में हमें कई चीज़ें, रिंग्स वगैरह देखने को भी मिली है, यानी कि ये चीज़ें दफनाई जाती थी। ये सब आपको पता होना चाहिए था प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस के नज़रिए से। नेक्स्ट आर्टिकल बात कर रहा है इकोनॉमी के बारे में, जीएस पेपर 4 में इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। क्या बात कर रहा है, कह रहा है कि रुपी, इंडिया का जो रुपया है वो पहली बार इतना ज़्यादा लो गया है अब
क्यों गया है लो? क्योंकि अब $1 जो है वो इंडिया के 84.09 रुपये में हमें मिलेगा, $1 ऑफ यूएसए। अब ये 0.16% जो है वो और ज़्यादा डाउन चला गया, इंडिया की जो वैल्यू है वो और ज़्यादा कम हो गई, यानी कि महंगा हो गया। क्यों हुआ ऐसा? ऐसा इस वजह से हुआ है क्योंकि हम देखते हैं कि शायद यूएसए में रिसेशन आ सकता है। जैसे ही यूएसए के अंदर मंदी आने की बात होती है तो वहाँ का जो फेडरल बैंक है वो क्या करता है, वो वहाँ के टैक्स वगैरह के या जो लोन वगैरह का पैसा होता है उसको कम कर देगा। कम करेगा तो क्या होगा, बैंक जो होंगे वो इंटरेस्ट को कम करेंगे, अपने जो पैसा जो भी लोन पे लेना चाहेंगे। और क्योंकि अमेरिका में कंज्यूमरिस्ट लाइफस्टाइल ज़्यादा देखने को मिलता है, उत्पादनकारी तो वो लोग होते ही हैं, लेकिन उनको क्या करना पड़ता है, उनको खर्च करना भी पसंद है। तो वो क्या करेंगे, जब इंटरेस्ट कम है तो लोन ज़्यादा लेना शुरू करेंगे, लोन ज़्यादा लेना शुरू करेंगे तो बार बार पैसा क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। जैसे ही पैसा मल्टीप्लायर इफेक्ट लेकर आएगा वैसे ही वो जो मंदी की सिचुएशन दिखाई दे रही थी वो ख़त्म होगी। अब हम देखते हैं कि और भी कुछ कारण है, और भी कुछ कारण क्या हुए हैं शेयर मार्केट का। हम देखते हैं कल बिल्कुल डाउन चला जाना। पहली बार ऐसा हुआ है कि जापान की जो शेयर मार्केट थी वो 1875 में कभी इतनी डाउन गई थी जो कि अब गई है 12.5%। आई गेस दिस वॉज द नंबर 12.5%। जितना डाउन जो है वो हम देखते हैं जापान की येन जो उनकी शेयर मार्केट है, उनका मनी है, वो डाउन चले गए थे। अब इसके पीछे कई सारे कारण हैं, सिर्फ एक कारण नहीं है। इंडिया में शेयर मार्केट का गिरना और इंडिया में ये जो रुपए की वैल्यू है इसका घटना, इसका कारण है एफपीआई का बाहर चले जाना। लगभग $1.2 बिलियन जो है वो इंडिया से बाहर खींच लिए गए हैं। क्या एफपीआई, क्या फॉरेन इन्वेस्टमेंट, फॉरेन जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की जाती है इंडिया के अंदर। अब मैं इंडिया की एक निवासी हूँ, मान लीजिए मैं कभी यूएस में चली गई, मैंने वहाँ की सिटीजनशिप ले ली, अब मैं इंडिया की निवासी या सिटीजन नहीं रही। अब मैं क्या करूँगी, अब मैं यूएसए की हूँ या कोई यूएसए का पहले से ही वहाँ पे था, वो क्या करेंगे, वो वहाँ से अपने पैसे को इन्वेस्ट करना चाहेंगे। इन्वेस्ट करने से क्या मिलता है, उनको इंटरेस्ट मिलता है, उनको पैसा जो था वो तो मिलेगा, साथ ही में उससे कमाकर और पैसा भी मिलेगा। तो वो क्या करेंगे, अब वो अपने पैसे को ऐसी मार्केट्स में लगाएंगे जो कि ग्रो कर रही है, इकोनॉमी ग्रो कर रही है। बिकॉज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि इंडिया इज़ वन ऑफ द फास्टेस्ट इकोनॉमी ग्रोइंग जो स्टेज के ऊपर है। तो यहाँ पर पैसा इन्वेस्ट कर दिया गया, यहाँ से उनको क्या हो रहा है, प्रॉफिट ज़्यादा मिल रहा है एज़ कम्पेयर टू देयर होम मार्केट। तो इसी वजह से वो यूएसए की शेयर मार्केट पे उतना नहीं लगा रहे हैं। लेकिन जब उनको लगता है कि अब रिस्क हो सकता है, या फिर उनको ये लगता है कि अब तो यहीं पे ज़्यादा पैसा मिल रहा है हमें यूएसए में ही, क्योंकि यहीं पे लोग ज़्यादा लोन लेने वाले हैं, तो वो क्या करेंगे, इंडिया से अपना पैसा बाहर निकालेंगे फॉर द सेफ्टी पर्पजेस और वहाँ पर उसका इस्तेमाल करेंगे। अब इसी डर में कि कहीं मंदी ना आ जाए, कहीं उनका पैसा डूब ना जाए या फिर ज़्यादा कम ना हो जाए, फॉरेन जो इन्वेस्टर्स थे उन्होंने क्या किया है, अपने पैसे को बाहर निकाल लिया। ये हमें देखने को मिला है फिलहाल। अब हम प्रीलिम्स के स्टेज पे आ चुके हैं। पहले आर्टिकल को देखते हैं जो कि बात कर रहा है मोयोम्बो फॉरेस्ट के बारे में। मोयोम्बो फॉरेस्ट क्या है, चलिए समझते हैं। देखिए मोयोम्बो फॉरेस्ट जो है ये रिसेंटली न्यूज़ में इसी वजह से है क्योंकि यूनाइटेड नेशंस की फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO के द्वारा बोला जा रहा है कि वो लोग यहाँ पर इसकी सेफ्टी का पूरा ध्यान रखेंगे, इसको प्रिजर्व करने की कोशिश करेंगे। यानी कि कुछ न कुछ खतरा है यहाँ पर, क्या है फिर समझेंगे। पहले देख लेते हैं मोयोम्बो फॉरेस्ट पाया कहाँ जाता है। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में पाया जाता है, लेकिन अगर मैं इतना ही बता देती तो आप लोग कंफ्यूज रहते, आपको ढंग से समझ में नहीं आता। मैं आपको समझाती हूँ कि ये जो एरिया है ये है अफ्रीका का पूरा रेगिस्तानी एरिया, यानी कि डेजर्ट का एरिया। इसके बाद का जो ये एरिया है जो आप बिल्कुल बॉर्डर लाइन देख पा रहे हैं, ये होता है सेमी डेजर्ट, यानी यहाँ पर ज़्यादा ग्रीनरी नहीं मिलेगी। इसके बाद आता है ग्रासलैंड। ग्रासलैंड क्यों, घास वगैरह, क्योंकि नमी फिर भी कम है, राइट। आप एक रेगिस्तान में है, इक्वेटर के पास में ट्रॉपिकल रीजन है, ट्रॉपिकल रीजन का इक्वेटर के पास में है, गर्मी ज़्यादा है तो इतना ज़्यादा जो नमी की हवाएं होती हैं वो भी यहाँ से गुजर नहीं पाती है, लू चलती हैं, वेजिटेशन इतना नहीं हो पाता है। अब जब आप उससे बाहर निकलेंगे तो ऐसा तो नहीं होगा कि बहुत बड़े बड़े पेड़ दिखाई देंगे, नहीं, आपको क्या दिखेगा, घास दिखाई दे सकते हैं, घास के मैदान दिखाई दे सकते हैं, ग्रासलैंड दिखाई देता है क्योंकि नमी अभी भी कम है। आप जब फर्दर और डाउन आते हो, यहाँ तक आपने मान लीजिए क्रॉस क्या कर लिया है, इक्वेटर और सब ट्रॉपिकल का जो टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है उसको आप निकालने वाले हो। अब जब आप नीचे आएंगे तो फिर देख पाएंगे कि यहाँ पर हमें थोड़े घास के बाद में जो
मोटे मोटे पेड़ों के तने वाले पेड़ होते हैं, बहुत बड़े नहीं, बहुत नॉर्मल, वो हमें यहाँ पर दिखाई देते हैं। फिर कुछ वुडलैंड दिखाई देंगे। इसके बाद जब नीचे आएंगे तो अब यहाँ पर आप इस हिस्से में देख पाते हैं मायोम्बो वुडलैंड्स को। वुडलैंड क्या होते हैं? वो पेड़ जो कि मोटे तने के पेड़ होते हैं। और ये जो एरिया है पूरा का पूरा, क्योंकि यहाँ पर से हमें दिखाई दे रहा है हवाओं का अंदर आना, तो इसी वजह से यहाँ पर रेन फॉरेस्ट है। बारिश बहुत होती है तो फॉरेस्ट ज़्यादा मात्रा में बढ़ेंगे क्योंकि नमी की ज़रूरत होती है, राइट। तो ये है मायोम्बो फॉरेस्ट, और इसमें प्रॉब्लम्स क्या है वो हम समझेंगे। पहले देखते हैं मायोम्बो फॉरेस्ट जो है वो एक ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एरिया है। ट्रॉपिकल क्या, आपको पता ही चल गया, ट्रॉपिक्स के बीच में आ रहा है, प्लस सब ट्रॉपिक्स में भी आता है क्योंकि इक्वेटर यहाँ से 0 डिग्री होके जा रहा है। ऊपर हम देखेंगे 23.5 डिग्री ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जाती है, यहाँ से हम देखेंगे कि क्या जा रहा है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जा रहा है 23.5 डिग्री नीचे से। तो ये पूरा का पूरा सब ट्रॉपिकल एरिया के अंदर आ रहा है। अब ये ग्रास लैंड भी है, यानी कि यहाँ पर घास भी पाया जाता है, और साथ में इसमें सवाना की तरह क्या पाए जाते हैं, हमें वुडलैंड भी दिखाई देते हैं घास में। अफ्रीका का ड्राई लैंड फॉरेस्ट इकोसिस्टम है जो कि 2.7 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर तक में फैला हुआ है। यहाँ पर अगर कंट्रीज़ को आप देखेंगे तो देख पाएंगे ये जो रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, यहाँ पर मोजम्बिको भी दिखाई देता है इस भाग के अंदर में। इसके अलावा हम देख पाएंगे तंजानिया को, जो कि तंजानिया यहाँ पर हमें समझ में आता है। इसके अलावा आप लोग यहाँ पर इसको जिम्बाब्वे में भी देख पाएंगे। तो ये कुछ कंट्रीज़ हैं जिसके अंदर ये पूरा का पूरा भाग पाया जाता है। इसमें 4 बायो रीजन्स भी दिखाई देते हैं, जिसमें ग्रेटर जाम्बी और ये सब रिवर बेसिन्स भी हमें दिखाई देते हैं। फिलहाल बात करते हैं कि FAO ऑर्गेनाइजेशन जो है वो क्यों इसमें आ रही है और वो खुद में क्या है। देखिए, जब मैं FAO के बारे में आप लोगों को समझाती हूँ तो FAO जो है वो यूनाइटेड नेशन के अंदर में आती है, राइट। और ये एक स्पेशलाइज्ड बॉडी है। स्पेशलाइज्ड बॉडी क्यों है? क्योंकि इसका काम ये है कि इसको इंटरनेशनल एफर्ट्स लगाने हैं जो कि पूरे के पूरा जो इंटरनेशनल अरोमा है, पूरा वर्ल्ड जो है उसके अंदर से हंगर को ख़त्म किया जा सके, भूखमरी को बिल्कुल ख़त्म किया जा सके, न्यूट्रिशंस वगैरह को बढ़ाया जा सके। यही इसका पूरा का पूरा, मैं बोलूँगी कि इसका एक लक्ष्य जो होता है, एम होता है, वो यहाँ पर होता है। इसके कुछ सिस्टर बॉडीज़ भी हैं जिसमें वैसे इसके अंदर मेंबर्स कितने वो बता देती हूँ। इसमें 195 मेंबर कंट्रीज़ हैं। वैसे यूनाइटेड नेशंस में हम 197 मेंबर कंट्रीज़ को देख पाते हैं। इसमें 195 मेंबर कंट्रीज़ है, जिसमें से 194 तो इसमें कंट्रीज़ होती हैं और प्लस में एक यहाँ पर यूरोपियन यूनियन भी। अब यूरोपियन यूनियन आपको पता ही है, यूरोपियन यूनियन में 27 कंट्रीज़ आती हैं, तो वो सब इसके साथ में है। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं जो कि बात कर रहा है यहाँ पर सारिक्शा टाइगर रिजर्व के बारे में। अब ये आप लोग अच्छे से समझ पाए, इसी वजह से मैं राजस्थान का मैप भी लेकर आई हूँ। खूबसूरत सा मैप है, आप समझ पाएंगे। राजस्थान का डेजर्ट नेशनल पार्क यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है। इसके अलावा थोड़ा बड़ा करके दिखाऊं तो ये आप इस हिस्से को देख पाएंगे सारिक्शा नेशनल पार्क के और टाइगर रिजर्व के रूप में। इधर है कालेदियो टाइगर रिजर्व, यहाँ पर हम रणथंभौर नेशनल पार्क को भी देख पाएंगे और ये तराब के हिसाब से, ठीक है। फिर हम देख पाएंगे कि यहाँ पर ये बाउंड्री शेयर कर रहा है। देखिए सारिक्शा भी जो है वो हरियाणा के साथ में। ये जो पूरा बीच का रीजन है जो राजस्थान के डेजर्ट से इधर है, इसमें पूरी की पूरी अरावली की रेंज हमें दिखाई देती है, ठीक है। अब इस टाइगर रिजर्व की बात कर लेते हैं कि इसमें क्या हो गया है। देखिए, रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि सेंट्रल जो एम्पावर्ड कमेटी है उनको क्या करना है, उनको, क्योंकि सारिक्शा जो नेशनल पार्क है वहाँ पर सीरियस हार्म दिखाई दे रहा है वाइल्ड लाइफ के प्रति, इसी वजह से उनको ध्यान में रखता है कि इसको कंजर्व किया जा सके। चलिए इसके बारे में समझते हैं। राजस्थान के अंदर ये पाया जा रहा है, आराम से हम इतना तो देख ही पा रहे हैं, ठीक है। राजस्थान, द स्टेट ऑफ राजस्थान। इसके अलावा ये अरावली से बिल्कुल लगता हुआ दिखाई दे रहा है, तो अरावली से क्या करता है, नेस्टल्ड है, टच में है। इसके अलावा ये एक नेचुरल रिजर्व है जो कि 1955 में बनाया गया था। इससे पहले जो यहाँ के महाराज होते थे, महाराजा ऑफ अलवर, वो क्या करते थे, यहाँ पर एज अ शूटिंग की तरह या फिर जो हंटिंग होती थी वो उसको अपने उस रीजन के लिए इसको बनाया गया था। हंटिंग की जाती थी, शिकार यहाँ पर किया जाता था। और मैं आपको बताऊं तो टोपोग्राफी की बात कर लेते हैं। तो टोपोग्राफी में ये इसके आसपास में बहुत सारे ओल्ड टेम्पल दिखाई देते हैं, रॉकी लैंडस्लाइड दिखाई देती है। यहाँ पर सिलसिला नाम की एक नहर भी हमें दिखाई देती है और एक यहाँ पर लेक भी दिखाई देती है।
ये सब हमें इसके बारे में जानना था। नेक्स्ट आर्टिकल जो है, या मैं आपको बताऊँ न्यूज़, ये बात कर रही है मिथाइलोक्यूकमस ऑर्गीजेने के बारे में। अब ये क्या है चलिए समझते हैं। देखिए रिसर्चर्स ने अभी इसके बारे में पता लगाया है कि एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि वेटलैंड्स के अंदर पाया जाता है। ऑर्गेनिज्म है वेटलैंड, यानी कि एक ऐसा भाग जहाँ पर पानी ज़्यादा मात्रा में खड़ा रहता है। अब वेटलैंड नेचुरल भी हो सकते हैं जिसमें नदी, नहर या जो अदर बॉडी देखेंगे आप जिसके अंदर लेक्स वगैरह आती हैं, जिसके अंदर आप पॉन्ड वगैरह को देख पाएंगे, वो भी होते हैं। लेकिन कुछ एंथ्रोपोजोलिकल भी होते हैं जिसमें हम राइस के वेटलैंड को देखेंगे, एक ऐसा खेत जहाँ पर पैडी जो उगाई जाती है, वहाँ पर पानी को भर के रखा जाता है, उसमें ये ऑर्गेनिज्म पाया जा रहा है। तो ये ऑर्गेनिज्म के बारे में हमें क्यों पढ़ना है? देखिए क्योंकि एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि मीथेन को खाकर जिंदा रहता है। मिथेनोट्रॉप इनको बोला जाता है कि मीथेन्स को ये खाते हैं। मीथेन को खाते हैं तो हमें क्या फ़र्क पड़ रहा है? मीथेन दैट इज़ MH4 एक ऐसी गैस है जो कि ग्रीन हाउस गैस होती है। ये बहुत छोटे हैं, इतने छोटे होते हैं कि देखिए कैसे इनको अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो यहाँ पर मैग्नीफाइंग ग्लास के बिना, उसकी मदद के बिना नहीं देखा जा सकता। तो ये मिथेन को जब खा रहे हैं, और मिथेन को खाकर ये क्या करते हैं, उसके बाद में ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस करते हैं, ज़्यादातर ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं। जब ये मिथेन को ऑक्सीडाइज करते हैं तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि नेचर के अंदर से मिथेन चाहे बहुत छोटी मात्रा में कम हो, लेकिन मिथेन इज़ द मोस्ट टॉक्सिक गैस, जो कि अगर सरफेस पे होती है तो बहुत ज़्यादा खतरनाक है, मोर हार्मफुल देन कार्बन डाइऑक्साइड। तो जब ये ख़त्म कर रहे हैं उसको, तो हमारे लिए तो बेनिफिशियल दिखाई हमें देते ही है, इसी वजह से ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट बात कर रहा है इंडियन सीरीज़ के बारे में। अभी एक ट्री है जो कि आप इस तरीके से देख पाएंगे यहाँ पर। ये जो ट्री है अभी ये इसी वजह से था क्योंकि ये जो एक ट्री था यहाँ पर कुमार देवम ग्राम की पंचायत के अंदर, काफ़ी पुराना ये ट्री था, लगभग 100 साल पुराना। इसको अभी काटा गया है, ठीक है, काटा भी नहीं गया बल्कि इसकी डेथ हुई है। तो अब हम देखते हैं कि इसलिए हमारे लिए क्यों इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए इसका साइंटिफिक नेम की बात कर लेते हैं तो ये होता है अल्बिजिला लेबक। ये ट्रॉपिकल ट्री है क्योंकि ट्रॉपिक्स के अंदर ही ये पाया जाता है। आप इसको टेम्परेट रीजन या फिर जो पोलर रीजन होता है उसमें नहीं देख पाएंगे। अब ये ट्रॉपिकल पोलर क्या है ये भी एक बार मैं आपको आराम से समझा देती हूँ। ये हमारी अर्थ है, इसमें हमने 0 डिग्री पे इक्वेटर को बनाया हुआ है। 23.5 डिग्री पे ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमें मिलती है। 23.5 डिग्री नीचे जाएंगे तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न मिलेगी। इसके नीचे आएंगे 66.5 डिग्री पे तो हम यहाँ से पोलर रीजन को देख पाएंगे। 90 डिग्री पे साउथ पोल हो जाएगा, 90 डिग्री के ऊपर नॉर्थ पोल हो जाएगा। यहाँ पर फिर से 66.5 डिग्री के ऊपर में हमें दिखाई देगा टेम्परेट रीजन, जो कि टेम्परेट के बाद में क्या देख पाते हैं हम, एक ऐसे रीजन को देख पाते हैं जो कि थोड़ा ठंडा इलाका, और उसके बाद में फ्रीज रीजन हमें दिखाई देता है। तो ये जो पूरा भाग होता है, ये जो मैं आपको भाग समझा रही हूँ 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेके 23.5 डिग्री साउथ तक, इस भाग को बोला जाता है ट्रॉपिकल रीजन। ठीक है, इसको बोलेंगे हम ट्रॉपिकल रीजन क्योंकि ये ट्रॉपिक्स के बीच में आता है, या सब ट्रॉपिकल बोलेंगे क्योंकि ट्रॉपिक्स तो यहाँ पर है, ये ट्रॉपिक रीजन है, ये भी एक ट्रॉपिकल रीजन है। जब आप इन दोनों को मिला देंगे तो ये सब ट्रॉपिकल रीजन बोले जाते हैं। इससे ऊपर का जो एरिया होता है ये टेम्परेट रीजन आता है जो कि 23.5 से 66 के बीच में है, और इसके ऊपर 66.5 से 90 डिग्री तक का जो एरिया है ये फ्रिज्ड जोन आता है क्योंकि यहाँ पर पूरा पूरा बर्फ़ हमें दिखाई देती है। राइट, ये होता है फ़र्क। तो ये सब ट्रॉपिकल एक ट्री होता है। नेक्स्ट हमारा जो आर्टिकल है वो है तिरुमला ब्रह्मोत्सव के बारे में, यानी कि एक फेस्टिवल की बात की जा रही है जो कि अभी अभी हुआ है। कहाँ पर हुआ है? तिरुमला के अंदर हम इसको देखते हैं। दैट इज़ अ टेम्पल, जो कि एक टेम्पल के रूप में हमें दिखाई देता है। ये जो टेम्पल है ये हमें कहाँ पर मिलता है? ये टेम्पल हमें मिलता है यहाँ पर जब हम देखते हैं तमिलनाडु के अंदर जाते हैं तो वहाँ पर हमें दिखाई देता है। ये एक ऐसा टेम्पल है जो कि हमें समझ में आ रहा है कि काफ़ी यहाँ पर विष्णु जी को बीच में एज अ डेटी की तरह रखा जा रहा है, एज अ भगवान की तरह, और बहुत सारे लोग इस 2 दिन के त्यौहार को मनाने के लिए इस टेम्पल में इकट्ठे होते हैं। ये इसका पूरा का पूरा नाम है। ये टेम्पल इतने खूबसूरत तरीके से सजाया जा रहा है, ये पूरा का पूरा मंदिर आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो इट इज़ ए फेस्टिवल जो कि 2 दिन चलता है, क्योंकि आर्ट एंड कल्चर में आता है तो प्रीलिम्स में ऐसे सवाल भी आ सकते हैं।
आज के लास्ट आर्टिकल की तरफ हम बढ़ गए हैं जो कि मैपिंग के ऊपर है, क्योंकि नाइजीरिया अभी अभी न्यूज़ में था, तो ज़रा इसके बारे में भी समझ लेते हैं, जान लेते हैं नाइजीरिया के बारे में क्या जानना है वो ज़रा देखते हैं। देखिए नाइजीरिया जो है वो एक्चुअली में नाइजीरिया में लगातार अभी प्रोटेस्ट चल रहे थे और यहाँ के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने बोला है कि फॉर द सेक ऑफ कंट्रीज़ इकोनॉमी इन प्रोटेस्ट को बंद कर दीजिए, इतनी ही बात है। लेकिन हमारे लिए मैपिंग में इम्पोर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट है, देखिए नाइजीरिया का मैप को आप ये हम देखेंगे तो देखेंगे इसमें कई सारे नेशनल पार्क हैं जो दिखाई दे रहे हैं हमें। नेशनल पार्क जैसे कि यंकार नेशनल पार्क को हम देख पाते हैं, इसमें क्रॉस रिवर नेशनल पार्क है, इसमें ओकुमम नेशनल पार्क है, कालंजी नेशनल पार्क है, कमाकू नेशनल पार्क है। लेकिन ये इतने इंपॉर्टेंट हमारे लिए होते नहीं है, जस्ट एक बार आपने पढ़ दिया, कुछ याद रहे तो बहुत ठीक, नहीं भी रहेगा तो दैट्स फाइन। लेकिन हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है कि नाइजीरिया जो है वो एक अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की कंट्री है, वो अपनी बाउंड्री शेयर करती है एक तरफ से अटलांटिक ओशन के साथ में, यहाँ पर गल्फ ऑफ गुनिया को हम देख पाते हैं, ये अपनी दूसरी तरफ बाउंड्री शेयर कर रही है कैमरून नाम की कंट्री के साथ में। ये एक छोटा पार्ट आप देख पाएंगे जिसमें नाइजीरिया की लोकेशन को देख पाते हैं। इसकी ऑल्सो बॉर्डर जो है वो चैड के साथ में भी शेयर हो रहा है। लेक चैड जो है वो हम देखते हैं कैसे यहाँ पर जो चैड है और कैमरून है उन दोनों कंट्री के अंदर में पड़ रही है। ऊपर इसके नाइजर लगता है, इधर बेनिन दिखाई देता है, तो ये इन कंट्रीज़ के साथ में अपनी बॉर्डर जो है उसको शेयर करती है। नाइजीरिया जो है ऑफिशियली पहले फेडरल रिपब्लिक ऑफ नाइजीरिया के नाम से जाना जाता था। ये एक कंट्री जो हमें दिखाई दे रही है वेस्ट अफ्रीका के अंदर में। इसके अलावा कंट्री लगभग 200 मिलियन की पॉपुलेशन को यहाँ पर लेकर हुए हैं अपने साथ में, ठीक है। कुछ और बातें करें इसके बारे में तो जो नाइजीरिया है हम देख पाते हैं कि इसकी जो अबूजा है वो इसकी कैपिटल हमें दिखाई देती है, अबूजा। और ये एक ऐसी सिटी है अबूजा जो कि वर्ल्ड में हम देख पाते हैं कि सबसे लार्जेस्ट सिटी दिखाई देती है, वन ऑफ लार्जेस्ट मेट्रोपॉलिटन अक्रॉस द वर्ल्ड। तो बहुत बड़ी है, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन भी हमें यहाँ दिखाई दे रही है। एनीवे साहिल का रीजन ये है, साहिल जो कि एक डेजर्ट रीजन है, उससे ऊपर का जो साहिल रीजन है उसमें ये दिखाई देता है हमें। खैर यहाँ पर एक रिवर को देख पाएंगे जो कि नाइजर नाम से ही रिवर है, जो कि नाइजीरिया की सबसे बड़ी रिवर भी है। टोपोग्राफी वगैरह अब आप सब इसकी जान ही चुके हैं। तो अब हम ख़त्म करते हैं हमारे आज के न्यूज़पेपर को। कल फिर से मिलेंगे सुबह 5 बजे, तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर अभी तक नहीं किया है तो। और अच्छी वीडियोज़ मैं आप लोगों के लिए लाती रहूँगी, मुझे हौसला मिलेगा अगर आप लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे तो उससे।